अब इशू ये होता है कि जब हम एनवायरनमेंट पर्सपेक्टिव या एनवायरनमेंट इशू को देखते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत लॉन्ग टर्म में कुछ होगा एंड देन वील डू समथिंग और फिर रिटेलिएशन होगा एंड देन कोई और आपदा आई सो दैट्स व्हेन वी विल ट्राई टू ब्रिंग अप विद सम सोल्यूशन। तो बेसिकली हमारी जो एनवायरनमेंट को देखने के आइडियाज है बहुत ही बैंडेड पॉलिसी पे बेस्ड है। बैंडेड पॉलिसी है रादर रिएक्शनरी पॉलिसी जिसको हम बोलते हैं, और ये क्रिमिनल लॉ में भी है। जब हमने देखा कि निर्भया वाला इशू हुआ, लोग सड़कों पे आ गए, लोगों ने चिल्लाया, प्रोटेस्ट किया, सारी चीजें हुई, तब हमें ख्याल आया अच्छा हमें रिएक्शन बेस्ड मॉडल है, अब हमें कुछ ना कुछ इन रिटेलिएशन या कुछ इसमें कुछ हमें करना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारी ऐसी ही पॉलिसीज, एनवायरनमेंट की भी सारी पॉलिसीज हमारी बहुत ही रिएक्शन बेस्ड है। हम वेट करते हैं कि कोई ना कोई भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसा इशू हो या कोई और ऐसा इंसिडेंट हो, फिर तब हम बेसिकली कोई ना कोई पॉलिसी या कोई ऐसी चीज लेके आए। सो इंटरेस्टिंगली फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन और एनवायरनमेंट इसलिए मैंने चूज करा, या द रीजन आई वांटेड टू पिक अप इज व्हाट आई सी वेरी इंटरेस्टिंगली इज कि ओवरऑल अगर आप इंडिया के बाहर की बात करें तो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा काम कर रही हैं। सैडली इंडिया में भी माहौल थोड़ा अलग है, लेकिन फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का जो रोल, फंक्शन और चैलेंजेस और उन लोगों की जो अचीवमेंट्स हैं वो अनडिनाएबल है। अभी आप भक्ति मूवमेंट, सूफी मूवमेंट के टाइम पे भी देख सकते हैं, और प्री 2014 भी देख सकते हैं। ये बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जिनका रिलीजियस इंक्लिनेशन रहा है एंड दे हैव डन अ लॉट एज फार एज उनका पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है। अब जहां तक बात एनवायरनमेंट की अगर की जाए तो एनवायरनमेंट अगर हम वी सी इट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम सबको मालूम है फंडामेंटल राइट्स होते हैं, डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी होते हैं स्टेट पॉलिसी के। फंडामेंटल राइट्स वो हैं जो कि कहा जाए आपसे लिए नहीं जा सकते बिकॉज आप भारतीय सिटीजन हो और आप एक ह्यूमन एंटिटी हो, तो ये आपको दिए जाएंगे क्योंकि जस्ट बिकॉज आप ह्यूमन बीइंग, और ये तो जरूरी है आपकी बेसिक डे टू डे लाइफ के लिए। जैसे राइट टू लाइफ हम बोलते हैं कि आप यूथनेशिया नहीं ले सकते, आप अपने आप को हार्म नहीं पहुंचा सकते, यू हैव द होल राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ वही कि भाई डिग्निटी के साथ लाइफ जी जाए। तो वैसे ही राइट टू एनवायरनमेंट भी बात की जाती है एज अ फंडामेंटल राइट। बट उसके ऑपोजिट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी आते हैं, यानी कि वो सारे प्रोमिसेस या वो सारे गाइडलाइंस जो स्टेट को फॉलो करने हैं, यानी कि हमारी नेशन को या हमारी गवर्नमेंट को फॉलो करने हैं। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये फंडामेंटल नहीं है, ये इनको गाइडलाइंस की गई, इसलिए हम उनको गाइडलाइंस की तरह डीपीएसपी को बोलते हैं। और फंडामेंटल राइट्स वो होते हैं कि जो अगर आपका कोई वायलेट करता है तो आप कोर्ट में भी जा सकते हैं। आप बोल सकते हैं भाई कोर्ट में जाके भाई मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि दिल्ली के इन एंड अराउंड इतना ज्यादा पोल्यूशन है, और आर्टिकल 21 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो ये बोलता है कि राइट टू इन्वायरमेंट और क्लीन एयर भी ब्रीथ करने के लिए मतलब मेरा जो है राइट है। बट ये आप जाके कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, बट स्टेट नहीं कर पा रही है सारे काम। इस चीज के लिए आप सिर्फ गाइडलाइंस या पॉलिसीज की मदद ले सकते हैं, एज सच आप स्टेट को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं। तो दैट इज वेयर डीपीएसपी कम्स इनटू पिक्चर। तो इंटरेस्टिंगली अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखेंगे उसमें भी काफी बात की गई है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट बनाना चाहिए अच्छे समाज को पैदा करने के लिए। अब सैडली हम देख रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट की अगर बात की जाए तो हम एक ऐसा एरा में, एक ऐसे टाइम में जहां साइंटिफिक टेम्परामेंट की तो खैर धज्जियां बहुत बुरी तरीके से उड़ाई जा रही हैं। रीजन बीइंग हम इतनी इलॉजिकल और बहुत सारी रॉन्ग और मिस इन्फॉर्मेशन में वी आर ऑल बुरी तरीके से इन्वॉल्व कि वी आर नॉट एबल टू इवन फिल्टर आउट कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की तो अपने आप में एक बड़ा क्वेश्चन हो गया है। लेकिन इंटरेस्टिंगली जब हम इंडिया में देखते हैं और इंडिया में जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे देखते हैं, स्पेशली क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेरा स्पेशलाइजेशन भी है और मैं बहुत क्लोजली मतलब आई स्टडी सब्जेक्ट। तो अगर हम एक थोड़ा सा पहले टाइम में जाएं बेसिकली, और डॉक्टर अंबेडकर के टाइम से बेसिकली थोड़ा सा देखें कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था और बहुत सारे लोग आके बात कर रहे थे, तो क्या पर्सपेक्टिव था एनवायरनमेंट को लेके, या क्या हमारी सोच थी, वो बहुत जरूरी एक चीज है जो हम सोच सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे तो डॉक्टर अंबेडकर जब बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की अपनी खुद की भी लाइफ अगर आप देखें इंटरेस्टिंगली, और मैं डॉक्टर अंबेडकर को इसलिए कोट कर रही हूँ क्योंकि ही इज वन पर्सन हु इज गॉन थ्रू वेरियस रिफॉर्मेशंस इन हिज लाइफ। उन्होंने बहुत सारे रिलीजन्स का जो है स्वाद लिया है बेसिकली लाइफ में, एंड देन ही
then he died at a very different stage. So डॉक्टर अंबेडकर की अगर हम बात करें तो उनके टाइम में कास्ट बेस्ड अट्रॉसिटीज और कास्ट बेस्ड बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। तो इंडिपेंडेंस से पहले हमें मालूम है कि ऑफ कोर्स अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल रिलीजन पे बेस्ड और अदरवाइज कास्ट पे भी बेस्ड जितने भी डिफरेंशिएशन होता था वो सारी चीजें बहुत प्रीडोमिनेंट थी उस टाइम की सोसाइटी में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्टोरी आती है जिसमें डॉक्टर अंबेडकर बोलते हैं कि मैं एक बार अपनी माँ के साथ ट्रैवल कर रहा था और जो बैलगाड़ी थी मैं उसमें बैठा था और एक गांव से दूसरे गांव हमें जाना था और रात का सफर था। अब जब रात का सफर था तो डॉक्टर अंबेडकर जब जा रहे थे अपनी अम्मी के साथ रात में, तो जाहिर सी बात है उनके पास जो भी पानी के रिसोर्सेस थे वो खत्म हो गए और उन्हें प्यास लग रही थी। प्यास इस कदर शदीद उन्हें लग रही थी कि बिल्कुल ऐसा हाल था कि अगर वो पानी नहीं पीते तो शायद उस वक्त उनको क्या कहते हैं कुछ बहुत बड़ी परेशानी होती। तो उनकी अम्मी भी ये सिचुएशन देख रही थी बट डर के मारे, क्योंकि रात का सफर है, कहाँ रुकती, कैसे पानी लेती, तो इस वजह से वो अपने बच्चे को भी बार बार कंसोल कर रही थी कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर देर की बात है। बट जब बहुत ज्यादा मतलब एक ऐसा लेवल आया कि नहीं अब तो पानी पिलाना पड़ेगा, नहीं तो हलक सूख चुका है और सांस भी नहीं आ रही है, तो उनकी अम्मी और वो उतरते हैं गांव में। और उतरने के बाद उन्होंने देखा कि एक वेल है, वहां से हम पानी ड्रॉ करके और मतलब बेसिकली अपना जो भी पीने का सिस्टम है उसको रिफिल करके हम लोग वापस उस बैलगाड़ी में बैठ के हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहां जा सकते हैं। जैसे ही उन लोगों ने पानी विड्रॉ करा, वहां से पानी ड्रॉ करा उस वेल से, तो हम देखते हैं कि आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और बहुत सारा एक बहुत अजीब टेंस माहौल बन गया। और एक इस कदर माहौल टेंस हो गया कि उन्होंने उनकी सुराई उनके हाथ से लेके तोड़ दी और बोला कि ये पानी आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि एक छोटी जात का इंसान एक एक उस ठाकुर कम्युनिटी या उस कम्युनिटी जहाँ पे वो ये वेल सिचुएटेड था वहां से पानी नहीं ड्रॉ कर सकता। तो पहली बार डॉक्टर अंबेडकर को ये चीज समझ में आई कि भाई पानी जैसी चीज की भी वैल्यू कितनी ज्यादा है और लोग अपनी जात की वजह से, धर्म की वजह से पानी से भी वंचित किए जा सकते हैं, यानी कि बोला जाए पानी से भी महरूम किया जा सकता है उनको। तो राइट टू एक्सेस टू वाटर जिसकी हम आज भी बात करते हैं, क्योंकि अगर आप न्यूज वगैरह देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा बहुत सारे न्यूज पीसेस के मंदिर में जाना चाह रहा था एक दलित कपिल, तो उनकी पिटाई हुई। घोड़े पे चढ़ के एक नॉर्मल शादी अपनी वो अटेंड करना चाहता था लेकिन नहीं हो पाया। तो इस टाइप की परेशानियां हम अभी आज भी इस टाइम में देखते हैं। तो उस टाइम की अगर बात की जाए तो डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार फील करा कि एज बेसिक एज पानी, जो कि इस्लाम में कहा जाता है कि भाई पानी अगर कोई मांगे तो फौरन देना चाहिए उसको, मतलब नहीं विदहोल्ड करना चाहिए, सवाब है, सुन्नत है। एंड इट्स आल्सो इट इज बिकम इट्स अ पार्ट ऑफ इंडियन प्रैक्टिस भी के पानी तो बेसिक मिनिमम चीज है दैट यू ऑफर टू एवरीवन। तो उन्हें पहली बार फील हुआ कि भाई कास्ट, रिलीजन और इस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन बेसिक चीजों पे भी निकल के आ सकते हैं, यानी कि राइट टू वाटर पे भी आ सकते हैं। फिर जब एक लेटर स्टेज पे हम देखते हैं तो एक महत सत्याग्रह की बात होती है। महत सत्याग्रह इज अ वेरी इंटरेस्टिंग मूवमेंट एंड ये मैं बहुत इस पे मैंने कुछ लिखा भी है। तो महत सत्याग्रह इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक ऐसा पहला मूवमेंट था कि डॉक्टर अंबेडकर ने बात करी कि भाई राइट टू एक्सेस टू वाटर होना चाहिए एंड कास्ट और रिलीजन पे बेस नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ओपन टू एवरीवन एंड एनीवन, क्योंकि पानी तो एक बेसिक नीड है। तो ये महत सत्याग्रह की इशू रेज होता है। और फिर फाइनली फिर हम देखते हैं कि अंग्रेजों का अपना पूरा वो जो पूरा एक टाइम पीरियड चलता है जब हम अंग्रेज भगाए जाते हैं यहाँ से एंड वी आर ट्राइंग टू फॉर्मुलेट कॉन्स्टिट्यूशन को हम शेप दे रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स हो रहे हैं वहां पे। तो पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी मेंबर्स थे बैठ के बातचीत कर रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि भाई इन्वायरमेंट पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। बट सैडली इन सब के बावजूद हम देखते हैं कि जो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे हाथ में है, अगर आप उसमें रीड करें या पढ़ें तो पर से कहीं पे भी इन्वायरमेंट वर्ड यूज नहीं किया गया है। यानी कि इन्वायरमेंट वर्ड आपको कहीं नहीं मिलेगा, रिलीजन वर्ड मिलेगा आपको, लाइफ वर्ड मिलेगा और भी बहुत सारी चीजें, बट इन्वायरमेंट एज सच जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो वर्ड आपको इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा कहीं पे भी। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। और जबकि ऑन द कॉन्ट्ररी आप देखेंगे कि बहुत सारे इश्यूज जितने भी निकल के आए इंडिपेंडेंस वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड थे। तो ये एक इस पर्सपेक्टिव में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया सामने। अब होता कुछ यूं है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन आ गया हमारे मतलब पूरा फॉर्मुलेट हो गया,
तब हमारी 3 वेव्स ऑफ एनवायरमेंटलिज्म चली हैं। 3 वेव्स ऑफ एनवायरमेंटलिज्म हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने देखा कि 3 ट्रेंड्स हमें देखने को मिलते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस, कि किस तरीके के 3 ट्रेंड्स निकल के आते हैं। अब वो 3 ट्रेंड्स कुछ इस तरीके के हैं कि आप अगर देखेंगे कि जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेके, और स्पेशली इसमें रामचंद्र गुहा का काम बहुत पढ़ने लायक है, हिस्टोरियन है, बहुत फेमस, बहुत अच्छे। उन्होंने हिस्ट्री के अलावा इन्वायरमेंट पे भी उनका एक पर्सपेक्टिव रहा है, और उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इन्वायरमेंटल पॉलिटिक्स भी एक काइंड ऑफ पॉलिटिक्स है, इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स भी एक काइंड ऑफ एक ऐसा फील्ड और एक ऐसा इशू है जो डिस्कस किया जा सकता है। तो रामचंद्र गुहा ये 3 इन्वायरमेंटल वेव्स के बारे में बात करते हैं। वो ये बोलते हैं कि एक चीज तो कॉमन है, चाहे वो नर्मदा बचाओ आंदोलन हो, चाहे वो चिपको मूवमेंट हो, चाहे वो कोई सा भी मूवमेंट हो, सारे मूवमेंट्स में आप औरतों का रोल सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ के देखेंगे। एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप ये देखेंगे कि ये जो औरतें और ये जो ग्रुप्स आते हैं, या तो ये किसी एक कॉमन फेथ के हैं, या किसी एक कॉमन ट्राइब के हैं, या कोई ना कोई इस तरीके के हैं जो मेजॉरिटी ग्रुप का पार्ट नहीं है। बेसिकली दे आर दोस वो साइडलाइन, पेरिफेरी, या किसी ना किसी टाइप का उनका जो है मार्जिनलाइज या माइनॉरिटी ग्रुप को बिलोंग करने का आप एक कॉमन फीचर देखेंगे इन सब के सब ग्रुप्स में। तो ये जो 3 वेव्स ऑफ एनवायरमेंटलिज्म आई हैं, यानी कि पहला वेव जिसमें आप ये देखेंगे कि बात हो रही है कि किस तरीके से डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है। दूसरे वेव में आप देखेंगे कि किस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप्स जो है निकल के आ रहे हैं बाहर, और वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट अपनी आवाज उठा रहे हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इस केस में, जैसा आप देख सकते हैं। और वैसे ही साउथ में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे छोटे छोटे और मूवमेंट्स आपको बहुत देखने को मिलेंगे। फिर तीसरा वेव ऑफ एनवायरमेंटलिज्म आप अगर आएंगे तो उसमें देखेंगे, उसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है, जहां आप देखेंगे कि हम कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट और एनवायरमेंट को साथ में लाके एक कहा जाए एक बैलेंस करने की। और अब जो हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो है जिसमें हम लोगों ने एनवायरमेंट को बिल्कुल ही ताक पे रख दिया है, जिसको हम 4th वेव ऑफ एनवायरमेंटलिज्म भी बोलते हैं। तो अगर आप रामचंद्र गुहा की हम पढ़े 3 वेव्स ऑफ एनवायरमेंटलिज्म और समझें, तो इसमें एक चीज सबसे कॉमन निकल के जो आती है वो ये निकल के आती है कि पार्टिसिपेशन ऑफ जितने भी थिंक टैंक्स, एनजीओज, वल्नरेबल ग्रुप, औरतें, बच्चे, जितने भी, या माइनॉरिटी क्लास, ये कुछ ऐसे लोगों का प्रीडोमिनेंस आपको हर मूवमेंट में दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम साउथ की बात करें तो प्लाक्षीमाड़ा एक जगह है केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पे एक केस है, प्लाक्षीमाड़ा इस जगह में केरला में कोका कोला पावर प्लांट, जो कोका कोला नॉर्मल हम पीते हैं उसका पावर प्लांट यहाँ पे बना हुआ था। तो वो क्या कर रहा था कि वो पानी नीचे से ले रहा था, और हम जानते हैं कोका कोला जो भी हम पीते हैं बेसिकली, भले ही वो 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए, कितना भी उसका प्राइसिंग हो, मेन जो उसका इंग्रेडिएंट है वो पानी है। और पानी को फिर आप कार्बोनेटेड ड्रिंक और फिर स्वीटन अप कर रहे हैं, एंड देन यू आर एडिंग योर ओन फ्लेवर एंड ऑल, बट द मेन इंग्रेडिएंट इज वाटर दैट यू आर लुकिंग हियर। तो अब जब आप प्लाक्षीमाड़ा में देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि ये लोग पानी ग्राउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और ऑफ कोर्स जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ लेट आउट भी कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो इसकी वजह से इन एंड अराउंड जितने भी लोग थे केरला और तमिलनाडु बॉर्डर्स पे, वो बीमार होना शुरू हुए, एंड दे वर वेरी अगेंस्ट दिस होल के ये जो भी यहाँ पे आप कर रहे हैं। तो दे प्रोटेस्टेड एंड पीपल केम फॉरवर्ड in the banner of different NGOs, बहुत सारे फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, यानी कि मुस्लिम ग्रुप्स और आप अलग अलग ग्रुप्स को देखेंगे जो सामने आए, और इसके अलावा बहुत सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स और ट्राइबल लोग भी सामने आए, एंड दे सेड दैट वी वांट टू गेट रिड ऑफ दिस बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, और ये इससे हमें बीमारियां ज्यादा हो रही हैं और हमें फायदा नहीं पहुंच रहा है, इस तरीके से पहुंचने जो उल्टा हमें नुकसान हो रहा है। तो प्लाक्षीमाड़ा एक बहुत सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि वाकई में पहली बार एक छोटे गुट ने मजबूर करा एक बड़ी कोका कोला जैसी कंपनी, कोका कोला इज अ वर्ल्ड फेमस कंपनी, को वहां से रिट्रैक्ट करने के लिए। और हम सब जानते हैं हरियाणा, दिल्ली आसपास जितने भी आप पेट बॉटल्स देखेंगे पानी की और कोका कोला की, ज्यादा प्रीडोमिनेटली गुड़गांव, यहाँ आपको इनकी बॉटलिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनीज नजर आएंगे। इसलिए शायद वहां का दिल्ली एनसीआर इन एंड अराउंड के रीजन का पानी सबसे ज्यादा खराब भी है, क्योंकि उसका थैंक्स टू ऑल द सॉफ्ट ड्रिंक्स और पानी की जितने भी वहां पे वो इंडस्ट्री स्टैब्लिश हुए। दूसरा एक और केस हम देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इज आप जैसे क्लासिक एग्जांपल देखना चाहेंगे तो फॉर एग्जांपल
आपके पास दिल्ली के केसेस हैं जहां पे बात की गई है, ये आपका जहां पे यू हैड श्री राम फर्टिलाइजर्स एक इंडस्ट्री थी, तो जिसकी वजह से आपने ये देखा कि आसपास दिल्ली के इन एंड अराउंड बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन और इस तरीके के इश्यूज हो रहे थे। तो वहां पे भी आप ग्रुप्स, माइनॉरिटी ग्रुप्स और इनका रिपल्शन देख सकते हैं। चिपको मूवमेंट में भी सेम चीज आप देखेंगे कि औरतों और फेथ बेस्ड ग्रुप्स और नॉर्मल एनजीओज और थिंक टैंक्स का क्या क्या रोल रहा है। तो बेसिकली इन सारे इवेंट्स को अगर हम आइसोलेशन में ना देख के, अगर हम ओवरऑल देखें सारे इवेंट्स को, तो इनफैक्ट सबसे रीसेंट एक केस है स्टरलाइट केस का। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना हो नहीं सुना हो, मैं जब एनजीटी में काम कर रही थी तो वो केस एनजीटी के सामने चल रहा था। तो स्टरलाइट कॉर्पोरेशन करके एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, जैसे वेदांता एक कंपनी है, वेदांता का नाम शायद हम सब ने ही सुना होगा। तो वेदांता प्रीडोमिनेटली आप देखिएगा छत्तीसगढ़, उड़ीसा इस सब जगहों पे काम करती है। तो वैसे ही स्टरलाइट कंपनी है, एंड दिस इज ऑल एलएनटी के लेवल की सारी कंपनीज है, लार्सन एंड टूब्रो की। तो बेसिकली इनका काम यही होता है कि बॉक्साइट और जितने भी मिनरल्स है एक्सट्रैक्ट करने का। तो सेम आप ये देखेंगे कि तुत्तुकुड़ी एक जगह है तमिलनाडु के पास में, सेम ऐसा ही केस वहां पे होता है। लोग लिटरली रोड पे भी उतर आए, कुछ 12 से 14 लोगों को जान भी अपनी गंवानी पड़ी, बिकॉज वो लोग देवर अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, क्योंकि इस इंडस्ट्री के चक्कर में जो ये माइनिंग कर रही थी, एंड देवर लेटिंग आउट अ लॉट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस इन द एयर। तो दे रिपेल्ड अगेंस्ट इट एंड स्टरलाइट कंपनी वाज टोटली शट डाउन। तो अभी करंट स्टेटस ये है कि स्टरलाइट कंपनी तुतुकुड़ी में ऑपरेट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोग वहां पे आमतौर पे खुश नहीं है। फिर आपके पास एक अरे फॉरेस्ट का भी एग्जाम्पल है महाराष्ट्र में, जहां पे लोगों ने जो शेड रिमूव करने की बात करी, वो भी आपके सामने एक केस है। वहां पे भी सेम आप अगर देखेंगे एनजीओज और थिंक टैंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले आउट होता है। इसी तरीके से अगर आप फॉर एग्जांपल देखेंगे उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में भी, तो देयर इज अ ट्राइबल कम्युनिटी भी, एंड दैट ट्राइबल कम्युनिटी इज वेरी अगेंस्ट द आइडिया ऑफ माइनिंग देयर होली माउंटेन। तो वहां पे एक डोंगरी कुंड करके एक माउंटेन है, जिसको वो लोग कंसिडर करते हैं होली और रिलीजियस और एज देयर गॉड। और वहां पे वेदांता कंपनी बहुत टाइम से जो है माइनिंग कर रही है बॉक्साइट और मिनरल्स की। और इनफैक्ट जैसे कि आपने अफ्स्पा और ये सारी चीजें और स्पेशल फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में सुना होगा, तो वहां पे भी छत्तीसगढ़ में नक्सली पूरे मूवमेंट, जिसको वो बोलते हैं कि नक्सलाइट्स हैं और ये सारी चीजें, तो उनको काउंटर करने के लिए सलवा जुडूम एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ग्रुप को उन्होंने फॉर्मुलेट करा, जो उन्होंने लोगों को हथियार दिया उनके ही लोगों को रोकने के लिए। तो सलवा जुलूम 2.0 भी बोलते हैं जिसको, मतलब यानी कि सेकंड फेज, जब गवर्नमेंट को रोकना था, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ परेशानी ये थी कि दे वांटेड के यहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े, बट वहां के लोगों का था कि हम इसको तो भगवान मानते हैं, तो वी कैन नॉट डेफिनेटली एक्चुअली लेट यू बॉम्बार्ड आर माउंटेन, दैट इज डोंगरीकुंड माउंटेन। तो छत्तीसगढ़ इज अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, जहाँ पे माउंटेन और इन सब की लोगों ने प्रेशियस वैल्यूज और ये सारी रखी, बट इट्स नॉट अ सक्सेस स्टोरी लाइक प्लाक्षी माड़ा और आपका स्टरलाइट केस और एनी अदर केस फॉर दैट मैटर, या अरे शेड की तरह, क्योंकि यहाँ पे अभी भी वो इश्यूज सारे चल रहे हैं, एंड इट हैज बिकम मोर ऑफ अ पॉलिटिकल एक तरीके से वेपन लोगों का मतलब लोगों को उस तरीके से उत्पीड़न करने का। तो लोग वहां पे खुल के अपनी बात कह भी नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी ये परेशानी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में आप अगर थोड़ा सा पढ़ेंगे डोंगरी कुंड के बारे में और सल्वर जुलूम के बारे में, तो आपको पता चलेगा। तो इन सारे इंसिडेंट्स में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन आपको देखने को मिलेगी, वो है कि किस तरीके से थिंक टैंक्स, एनजीओज या फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं। अब इसी को अगर हम फॉर एग्जांपल रेप्लिकेट करना चाहें अगर इस्लामिक फोरम पे, या लेट्स से फ्रॉम इस्लामिक पर्सपेक्टिव से, तो बहुत इंपॉर्टेंटली आप अगर देखेंगे बहुत सारी लिटरेचर अवेलेबल है रेड क्रॉस की वेबसाइट पे। जैसे अगर रेड क्रॉस के आप नॉर्मल वेबसाइट पे जाएंगे कि इस्लामिक वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग एनवायरनमेंट क्या है, ये इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के बारे में, तो बहुत सारे ऐसे उन लोगों ने कंपाइल किया है।
हदीस और कुरान के ऐसे सेइंग्स जिसमें साफ बात की गई है कि अगर कोई भी वॉर का इशू आता है या ऐसा भी कोई भी टाइम आता है जब वॉर की सिचुएशन अराइज हो रही है दो कंट्री के बीच में, तो आप बच्चों को बचाइए, ज़ईफों को बचाइए, और जो छोटे जो जो लेडीज है उनको बचाइए। और सबके अलावा जो हरियाली की जगह है, जो प्लांटेड रीजन है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये प्रीडोमिनेंटली इन्वायरमेंट फ्रेंडली जगह है, तो यहाँ तक कि उसको भी सेफ गार्ड करने का इंपॉर्टेंस एक बताया गया है। सेम चीज अगर आप देखेंगे इंटरनेशनल लॉ में, इस्लामिक हदीस और इस्लामिक कोटेशंस और इस्लामिक स्क्रिप्चर से लेके इन लोगों ने इंटरनेशनल लॉ में भी इनकॉर्पोरेट करी है, जहाँ पे हम लोग वॉर क्राइम्स की बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। और जेनेवा कन्वेंशन एक है कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट, जिन लोगों ने एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे एज इट इज कुरान से ये चीज बोरो करी है कि आपको जो है जितनी भी कल्चरल और हेरिटेज की साइट्स है उनको सेफगार्ड करने की जरूरत है। जो इन्वायरमेंटली रिच रीजन्स हैं, आप अगर वॉर हो रहा है तब भी आप इसको डिस्टर्ब ना करें, ये आपकी ड्यूटी है। तो ये बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग इंटरनेशनल लॉ में आपको देखने को मिलेगा कि मेजर कन्वेंशंस में काफी चीजें दे हैव ट्राई टू टेक फ्रॉम मुस्लिम स्क्रिप्चर्स एंड मुस्लिम रिलीजियस टेक्स्ट, जहां पे बात की गई है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की। तो अब अगर आप if you try to see it in the Indian sense, or if you try to see it in the Islamic sense, so one thing that I predominantly see, and the reason why I'm bringing this to your notice is कि unlike North Indian आपकी belt, South India में one thing very good that is happening is you have a lot of faith-based organizations, and these faith-based organizations are not only working for the idea of giving invitation to other people to learn about religion, but also environment per se. तो इससे एक चीज important सबसे ज्यादा एक निकल के आ रही है, वो ये आ रही है कि you are seeing women, you are seeing Muslim families that are taking recourse to environment friendly practices that are possible. और ये बहुत predominantly you'll find in Tamil Nadu, you'll find in Kerala, you'll find in Karnataka, you'll find in Andhra Pradesh. But sadly अगर हम नॉर्थ इंडिया में अगर देखा जाए, पहली चीज तो फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन अपने आप में ही पॉलिटिकली हाउ दे आर वर्किंग, एंड देन इन्वायरमेंट सेक्टर पे तो खैर कोई बात भी नहीं करता है, ये तो एक इम्पोर्टेंट एक इशू निकल के आता है। तो ये एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो मैं जितने टाइम से भी काम कर पा रही हूँ, जितने टाइम से मैं काम कर रही हूँ, तो एक ये चीज मुझे देखने को मिली। अब हाउ डज दिस वर्क, जैसे एज बेसिक एज छोटी बात मैं अगर बताऊं, तो फॉर एग्जाम्पल जब हम सुबह उठते हैं हम बहुत सारी चीजें करते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, फिर अपना दिन स्टार्ट करते हैं। तो एक पिक्यूलियर प्रैक्टिस आपको यहाँ पे साउथ में देखने को मिलेगी, तमिलनाडु में फॉर एग्जाम्पल, कि सबसे पहले लोग उठने के बाद सारे जो भी बेसिक काम करने के बाद दे ड्रॉ कोलम, सो KOLAM इज व्हाट इट इज कॉल्ड। तो राइस पाउडर बेसिकली जो होता है, जिससे आप इडली भी बना सकते हैं, डोसा भी बना सकते हैं, रंग से नहीं तो वो राइस पाउडर से ऐसा एक डिजाइन रंगोली टाइप बनाते हैं अपने घर के बाहर। इनिशियली मुझे लगा इट्स जस्ट अ हिंदू प्रैक्टिस एंड इट हैज नथिंग टू डू विद मुस्लिम हाउस होल्ड, बट देन इवेंचुअली जब आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर यहाँ पे चीजें मुझे पता चली, तो मैंने देखा कि नहीं, हर घर में इट इज कॉमन एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन पीपल आर ड्रॉइंग दिस। तो मैंने कहा इसके पीछे रेशनैलिटी क्या है या क्या है, तो ऑफकोर्स दी Hindu counterparts had their own explanation for it, कि it is good omen, etc., etc. So for the Muslim families, I asked, why do we do this? Because this is something I think I see it as a practice of rangoli. अगर हम इसको North Indian belt से अगर compare करें, तो बोला कि the reason being, जैसे कि आप रिस्क अपने आप को दे रहे हैं, तो चींटियों का भी रिस्क होता है। तो बेसिकली ये जो राइस पाउडर से वी आर ट्राइंग टू ड्रॉ, इट्स जस्ट दैट वी आर ड्रॉइंग इट फॉर द सेक कि भाई इट लुक्स ब्यूटीफुल एक्सेट्रा, दैट्स वन थिंग, but this rice powder will be consumed by as छोटा as चींटी है, जो भी वो बड़े बड़े एंड्स होते हैं रेड कलर के, और ये इसको खाएंगे और कंज्यूम करेंगे। एक सस्टेनेबल प्रैक्टिस, हम कलर्स यूज नहीं कर रहे हैं, एक अच्छा पॉजिटिव माहौल भी रहता है, एंड वी आर ट्राइंग टू डू, हम क्या कहते हैं, अल्लाह की बनाई हुई जो और ये जो भी चीजें उनको हम फीड कर रहे हैं, तो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू डू समथिंग गुड इन फर्दरनेस। सो मुझे काफी स्ट्राइकिंगली बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन कोलम का एक प्रैक्टिस बहुत लगा, जो सस्टेनेबल भी है, जो कि फेथ बेस्ड भी है, जो कुरान भी बोलता है कि हम कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम यू आर ऑल्सो promoting a lifestyle which is not only feeding you but the smallest substance or smallest insect available or smallest ant भी जो हम avoid कर देते हैं usually, तो वो भी हम उसको भी एक अपने life का और या दिन का part बना रहे हैं। तो this is something very interestingly I find it here। सेम चीज में या सेम नोशन में अगर आप देखें
रीजन अभी आज के टाइम में फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का एनवायरमेंटल इशू को लेके आगे बोलना इम्पोर्टेंट इसलिए हो गया है क्योंकि अगर आप इस चीज के पीछे की इकोनॉमिक्स अगर समझें तो वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट होगा। इसके पीछे की इकोनॉमिक्स ये है कि अगर आप जितने भी इश्यूज देखेंगे, कोई भी ऐसा इशू जो इन्वायरमेंट रिलेटेड है, ना तो वो किसी इलेक्शन मैनिफेस्टो में आपको दिखा जाएगा, ना वो किसी पब्लिक पॉलिसी का पार्ट का आपको कहीं मिलेगा। तो कोई भी ऐसा फोरम नहीं है जहां से आप अपनी चीज रख पा रहे हैं। और आप अगर बोले बेसिक चीज बोलें कि दिल्ली एनसीआर में मान लीजिए आप रह रहे हैं, तो आप जानते हैं किस तरीके का पोल्यूशन और कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं वहां पे। तो अगर ये चीज अगर हम नहीं कहेंगे तो ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम बाय एंड लार्ज। तो ये एक बड़ा इशू है, तो इसलिए फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस का होना भी बहुत जरूरी है। अब ये यूएन लेवल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें, एजेंडा 2030 की बात करें, और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल फोरम्स हैं जहां पे बात की गई है कि फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सो एज अ मुस्लिम आई फील कि फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस जितनी भी हैं जो मुस्लिम नीड्स के बारे में डिसाइड या बात करती है, उनका एक पहलू इन्वायरमेंट पे काम करना भी है, होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल कर्नाटका का भी रिसेंट इलेक्शन हम लोगों ने देखा, बहुत इंटरेस्टिंग रिसेंट इलेक्शन था। और अगर आप बहुत अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, तो कर्नाटका की आप लोकल जो भी वेबसाइट है इलेक्शन कमीशन की, उस पर आप जाएंगे तो सारे पार्टीज का मैनिफेस्टो पढ़िएगा, कोई भी पार्टी जितने भी जिन लोगों ने इलेक्शंस लड़ा है। तो बेसिकली मैं इस पे पेपर भी लिख रही थी, तो मैंने इंटरेस्टिंगली देखा कोई भी एक पार्टी, जो सब पार्टीज बोल रही हैं कि हम तो रूरल नीड्स को एड्रेस कर रहे हैं, या हम अगेन से हिजाब बैन के, या हम ये कर रहे हैं, पर किसी भी पार्टी ने एक 0.2% भी इन्वायरमेंट एज अ सेक्टर का डिस्कशन नहीं करा, जो कि बहुत सैड है, बहुत नेगेटिव भी है। क्योंकि एट सम पॉइंट इन टाइम हम सबको ये चीज रियलाइजेशन होना चाहिए कि स्पेशली अभी दिल्ली का जो हाल था जब बारिश हुई, स्पेशली जो अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी अगर आप दिल्ली एनसीआर रीजन में देखेंगे स्पेशली, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इतना ज्यादा खराब हालात नहीं थे। और आईपीसीसी रिपोर्ट जो होती है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की रिपोर्ट अगर आप देखा जाए, तो उन्होंने साफ ये बोला है कि नॉर्थ इंडियन रीजन में बारिश बढ़ेगी और साउथ इंडियन रीजन में ड्रास्टिकली ड्राउट्स बढ़ेंगे, यानी कि सूखे की कंडीशन ज्यादा बढ़ेगी, पानी की किल्लत ज्यादा होगी, कि कावेरी रिवर एक्सेट्रा जो हम बोलते हैं, इस सब में एक बेसिकली ड्राइनेस आप देखेंगे कि पानी का जो क्वांटम है वो कम होता जा रहा है। तो उन्होंने रेड अलर्ट जो होता है उस जोन में इंडिया को डाला है। बट इस सब के बावजूद भी वी आर वेरी सैड टू सी कि कोई भी पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो ऐसी कोई भी कोई बात नहीं करता जो इन्वायरमेंट को इम्पोर्टेंस दे। अब इस सारी चीज का डिस्कशन के बाद एक छोटी सी मैं एक बस स्टोरी बोलूंगी एंड देन वी कैन गो फॉर अ डिस्कशन। एंड ये छोटी स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो ये स्टोरी एक तरीके का आई ओपनर है, और दूसरा एक स्टोरी इंटरेस्टिंग भी है सुनने में, क्योंकि आप काफी कुछ रिलेट कर पाएंगे। तो हम सबको मालूम है हिस्ट्री में एक बहुत इम्पोर्टेंट किंग रहा है, एक इम्पोर्टेंट रूलर रहा है, उसका नाम टैसिटस था। तो टैसिटस की कहानी बहुत मशहूर है, और अगर आप सबने पढ़ा होगा, एक द हिंदू के रूरल जर्नलिस्ट एक थे बहुत फेमस, पी साईनाथ उनका नाम है। और पी साईनाथ की बहुत सारी अच्छी किताबें, जिनमें से एक किताब का नाम है एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट, यानी कि हर कोई पसंद करता है एक अच्छा सूखा या फेमीन वाला कंडीशन। ये टाइटल थोड़ा आयरॉनिक है और सरकाज़म है गवर्नमेंटल पॉलिसीज पे, बट ये बहुत अच्छी बुक है। सो एवरीवन लव्स अ गुड ड्राउट इज अ वेरी गुड बुक रिटन बाय पी साईनाथ। तो पी साईनाथ बेसिकली अपने एक लेक्चर में ये कहानी रिसाइट करते हैं कि टैसिटस एक बहुत अच्छा बादशाह था। वो बादशाह बहुत रॉयल आदमी था, और उसको बड़े अच्छी अच्छी चीजों के शौक थे कि हर चीज लैविश और लग्जूरियस होना चाहिए। तो रोम में ये बादशाह था, तो उसने एक दिन सोचा कि भाई शाम में हम पार्टी करते हैं, और पार्टी में हम हर बड़े इंसान को बुलाएंगे जो हर तरीके से मतलब एलीट क्लास को बिलोंग करता है और रिच एफ्लुएंट इंसान है। अब शाम का टाइम है, रोम है, लाइट उस टाइम इन्वेंट नहीं हुई थी, तो भाई इसको गार्डन को लाइटन अप कैसे किया जाए, यानी गार्डन में रोशनी कैसी लाई जाए। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल था राजा के सामने। राजा बहुत परेशान था, और पार्टी शुरू हो चुकी थी, लोग खा रहे थे पी रहे थे, कोई ग्रेप्स खा रहा था, उस टाइम में वाइन चलती थी तो कुछ लोग वाइन पी रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, सब अपनी एक मस्त मजे वाले माहौल में थे। बट लाइट चूंकि अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, तो राजा परेशान था कि क्या किया जाए।
तो राजा ने क्या किया, राजा ने सारे वो प्रिजनर्स जो कि जेल में थे उनको बुलाया और बड़ी बड़ी लकड़ियों पे उनको बांध कर गार्डन के बीच बीच में लगा के जला दिया। तो जला दिया, इससे रोशनी हुई, और रोशनी हुई तो लोग जो अपने मजे से अंगूर खा रहे थे, वाइन खा रहे थे, अपना और लुत्फ लेके एंजॉय करने लगे। बनिस्बत बात कहने की ये है कि यहाँ पे हम लोग क्या है, क्या हम वो राजा हैं, या हम वो अंगूर खाते हुए लोग हैं, या हम वो प्रिजनर्स हैं, ये सोचने की बात है। रीजन बीइंग, हम बेसिकली वी आर रिफ्लेक्टिव ऑफ ऑल दोस पीपल हु आर हैविंग ग्रेप्स। कुछ जल रहा है, कुछ चीजें मतलब हमारे आसपास खराब हो रही है, बट वी आर नॉट एबल टू बेसिकली टेक अ कॉल ऑन इट। एंड यहाँ राजा की बात है, बेसिकली द स्टेट which is not even trying to incorporate it within even as basic as election manifesto या policies या laws में। तो ये एक important issue निकल के आता है। तो ये सब तभी possible है जब जितनी भी faith based organizations है, चाहे वो मुस्लिम women groups हो, चाहे वो मेन ग्रुप्स भी हों, या जैसे भी जिस तरीके के ग्रुप्स हों, सारे ग्रुप्स बेसिकली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे भी काम करें, क्योंकि इट्स नॉट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर रिलीजन ऑल्सो, बट ऑल्सो के एग्जिस्टेंस की भी बात है आपकी डे टू डे लाइफ की। सो आई थिंक मैं इतना ही सिंपल लाइंस में बस इसी तरीके का आइडिया एक थॉट प्रोवोक करना चाहूंगी। आई थिंक इट बी बेटर इफ वी हैव अ कॉन्वर्सेशन, क्वेश्चंस और कुछ आप लोग के सजेशंस या चीजें, तो आई थिंक इट विल बी मोर बेटर। सानिया, आई होप मैंने ज्यादा टाइम नहीं लिया है।